इस बेकार पुरानी टोपी को देख के पागल मत बन जाना, क्योंकि इसके नीचे जो ब्लैक बच्चा है वो जेब से भले ही कंगला हो लेकिन दिमाग से एक अमीर आदमी है। इस ब्लैक बॉय का नाम है बर्नार्ड और ये जूतों को चमकाने का काम करता है। इसने जानबूझ के अपना स्टॉल बैंक के ठीक सामने लगाया है ताकि ये बैंक के वाइट एम्प्लॉयज़ की बात सुन सुन के फाइनेंस सीख सके। इसलिए ये आराम आराम से जूते चमकाता है ताकि फाइनेंस का पूरा कोर्स एक बार में ही हो जाए। जैसे ही गोरे लोग यहाँ से जाते, लड़का उनकी कही हुई बातों को एक डायरी में नोट कर लेता। वो भाई वॉटसन की लौंडिया शेन की गैल भाग गई। वॉटसन की लौंडिया शेन की गैल भाग गई। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द बैंकर। तो लड़के का बचपन से सपना था एक बैंकर बनने का, लेकिन ये गलती से टेक्सास में पैदा हो गया, वो भी 1939 में, जब टेक्सास के अंदर काले लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा रेसिज्म था। काले लोगों को रात में घर से निकलना अलाउड नहीं था क्योंकि वे दिखते ही नहीं थे। बर्नार्ड के बाप ने उससे कहा कि उसका बैंकर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन बर्नार्ड की आंखों में एक विश्वास था, कुछ कर गुजरने की चाह थी और उसे 19 का पहाड़ा भी याद था। 15 साल बाद बर्नार्ड भी बाप बन गया और वो अपनी बीवी और बेटे के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया। यहाँ पे काले लोगों के खिलाफ इतना भेदभाव नहीं होता था जितना बर्नार्ड के होम टाउन टेक्सास में होता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर सबसे ऊपर है सर्वाइवल मोड, और जो भी हमें हमारे एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग लगता है, फिर वो किसी भी तरीके से अलग हो सकता है। जैसे कि यूरोप में 17वीं सेंचुरी के अंदर जो लोग उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते थे उन्हें शैतान समझा जाता था। अगर आप सिनिस्टर वर्ड सर्च करोगे तो आपको इस वर्ड की हिस्ट्री पता चलेगी कि लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोगों को ही सिनिस्टर कहा जाता था, जिसका मतलब आज की डेट में शैतान है। ऐसे ही ब्लैक लोग, जो कि संख्या में कम थे और गोरे लोगों से काफ़ी अलग भी, इसलिए उन्हें हमेशा ही भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इसी तरीके से आप कोई गे कम्युनिटी का पोस्ट देखोगे तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आपको डर का माहौल दिखेगा, क्योंकि वे हमसे अलग है। हालांकि शास्त्रों में भी शिवजी का एक रूप है जिसे हम अर्धनारेश्वर के नाम से जानते हैं। मतलब ये चीज़ें कोई नई नहीं है, हजारों साल पहले से भी इन सब का जिक्र हमारे पुराणों और शास्त्रों में मिल जाएगा। चेंज से मत डरो, चेंज को समझो और ह्यूमन का बेसिक जो सर्वाइविंग नेचर है उसे खुद पे हावी मत होने दो जब तक सच में उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब कहानी पर वापस आते हैं। बर्नार्ड यहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करने आया है। इन्हें अभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन बर्नार्ड अपनी बीवी से वादा करता है कि वो उसके लिए एक खूबसूरत घर बनवाएगा। उसने अपना बिजनेस एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर शुरू किया। वो जगह जगह प्रॉपर्टी की तलाश कर रहा था जो अच्छी लोकेशन पर भी हो और सस्ते में भी मिल जाए। जगह जगह धक्के खा के उसे ये पता चला कि लॉस एंजलिस में जहाँ ब्लैक कम्युनिटी रहती है वो जगह बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, जबकि गोरों के एरिया में जो घर आते हैं उनमें से बहुत सारे घर खाली पड़े हैं। काले लोगों को रेंट पे घर चाहिए और कमाई का साधन भी, लेकिन उनकी ज़रूरत को मार्केट में कोई पूरा नहीं कर रहा था। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बर्नार्ड कालू के लिए। उसे एक बिल्डिंग दिखती है जिसका ओनर एक गोरा है। हालांकि बिल्डिंग की कंडीशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन लोकेशन एकदम कमाल की, ठीक ब्लैक कम्युनिटी के एरिया के एकदम सामने। तो वो बिल्डिंग के ओनर के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने सिर्फ आधी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, इससे अच्छा तो आप ये बिल्डिंग मुझे बेच दो। $30,000 तो मैं अभी दे दूंगा और बाकी के $5,000 तब दूंगा जब बिल्डिंग रेंट पे उठ जाएगी। ओनर को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। बर्नार्ड ओनर की बात समझ गया। जाने से पहले उसकी नज़र वहीं रखे एक कैलेंडर पर पड़ती है जो कि ओनर को पास की लोकल बैंक ने दिया था। तो बर्नार्ड बैंक में पहुंचता है जहां उसे वो कैलेंडर भेजने वाला मैनेजर मिला। मैनेजर की सेक्रेटरी रेसिस्ट थी। उसने बर्नार्ड को मैनेजर से मिलवाने के लिए मना कर दिया। वो बाहर कुछ घंटे इंतज़ार करता है। फिर जब उसे मौका मिला तो उसने मैनेजर को बताया कि वो उनके बिजनेस पार्टनर को जानता है
और उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए। हालांकि बैंक मैनेजर बिना सोचे उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी रात बर्नार्ड कालू के पास एक कॉल आया। ओनर ने उससे पूछा कि क्या तुमने लोन लेने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया था? तो बर्नार्ड को अपनी गलती माननी पड़ी। हालांकि ओनर उससे गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो उसके डिटर्मिनेशन को देखकर खुश था। ओनर समझ गया था कि बर्नार्ड तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। ओनर ने फैसला किया कि वो अपने नाम पे बर्नार्ड को लोन दिलवाएगा। फाइनली बर्नार्ड को उसकी ज़िंदगी का पहला लोन मिलता है। बर्नार्ड ने लोन के पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीद ली। फिर यहाँ एक ओल्ड वाइट लेडी आती है जो बर्नार्ड को यहाँ काम करता देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्नार्ड ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मैं यहाँ पे भटूरे तल रहा हूँ, दिखता नहीं है कि रेनोवेशन कर रहा हूँ। बुढ़िया ने कालू को धमकाने की कोशिश की तो बर्नार्ड ने बताया कि जिस बिल्डिंग में आपका घर है उसका ओनर अब मैं हूँ। ये सुनते ही बुढ़िया को सदमा लग गया और उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने यहाँ के बताया कि बुढ़िया ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि एक कालू बिल्डिंग के ओनर होने का झूठा दावा कर रहा है। बर्नार्ड को अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने प्रॉपर्टी के कागज़ दिखा दिए। अब पुलिस समझ गई कि कालू तो सच में बिल्डिंग का ओनर है। बाय द वे, ये ए ट्रेन क्या कर रहा है इधर? तो जब बर्नार्ड रात को घर आया तो ओल्ड लेडी उससे कहने लगी कि ये रिनोवेशन का टाइम नहीं है। इसके जवाब में बर्नार्ड कालू ने दोबारा बड़े प्यार से कहा कि मैं रेनोवेशन करने के लिए नहीं आया, ये बिल्डिंग अब मेरी है। अगले ही दिन बुढ़िया ने बिल्डिंग छोड़ दी। किसी इंसान से इतनी ज़्यादा नफरत, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर आपके कलर से अलग है, इज़ टोटली रॉन्ग। ओल्ड लेडी के जाते ही बर्नार्ड ने उसका घर एक ब्लैक लेडी को दे दिया। ब्लैक लोगों को घरों की ज़्यादा ही ज़रूरत थी, इसलिए बिल्डिंग के सभी घर जल्दी रेंट पे उठ गए। ओनर की बची हुई पेमेंट भी बर्नार्ड ने कर दी। बर्नार्ड की काबिलियत को देखते हुए ओनर ने उसके साथ बिजनेस करने में दिलचस्पी दिखाई। बिजनेस ये था कि बर्नार्ड प्रॉपर्टी को देखेगा और पता करेगा कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। इधर ओनर प्रॉपर्टी के ओनर से डील करेगा और प्राइस नेगोशिएट करेगा। इस तरीके से गोरों को पता ही नहीं चलेगा कि वे कालू के साथ बिजनेस कर रहे हैं। धंधा बढ़िया चल रहा था। जल्दी इन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए। बर्नार्ड भी अब अपार्टमेंट से मूव होके मैंशन में आ गया था। ये सब बर्नार्ड की समझ की वजह से ही हो पाया। जब कोई उसके साथ भेदभाव करता तो वो बुरा नहीं मानता। उसका मानना था कि अगर वो लोगों के उकसाने से गुस्सा करेगा तो वो उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो तो एक फ्री मैन है, तो वो दूसरों के हिसाब से क्यों चले। इसलिए उसने अपना एक नियम बनाया कि अगर उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है और कोई उसके रास्ते के बीच में आके खड़ा हो जाए तो उसे उस आदमी से बहस नहीं करनी, बल्कि हल्का सा साइड होके आगे निकल जाना है अपनी मंजिल की तरफ। ऐसा करते करते आज ये किराए के घर से एक बड़े मेंशन में आ गया। और दोस्तों, ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस है, लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे। बर्नार्ड के केस में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसके बिजनेस पार्टनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और कंपनी के सारे शेयर उसकी वाइफ को मिल गए। वाइफ काले लोगों से सख्त नफरत करती थी, इसलिए उसने बर्नार्ड को उसके शेयर्स कम प्राइस पे खरीदने का ऑफर दिया, या फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। बर्नार्ड ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही सही समझा, लेकिन उसे गवाह चाहिए था जो कोर्ट में उसके फेवर में बात कर सके। सबसे पहले वो बैंक मैनेजर के पास जाता है। बैंक मैनेजर ने चौकस लुगाई की तरह बर्नार्ड को इग्नोर कर दिया। और तो और बैंक में सब लोग बर्नार्ड को इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि वो यहाँ पर हो ही ना। तब इसके दिमाग में एक खतरनाक बात आई, क्यों ना इस बैंक को ही खरीद लिया जाए, तभी शायद इन लोगों को मैं नजर आऊँगा। अब बर्नार्ड एक और काले आदमी जो के पास जाता है, जो कि उसी की तरह रियल एस्टेट का काम करता था, लेकिन वो बर्नार्ड से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। बर्नार्ड ने उसे बैंक की बिल्डिंग खरीदने का आइडिया बताया, जिस पे जो ने कहा कि ये आइडिया बढ़िया नहीं है क्योंकि बिल्डिंग का प्राइस बहुत हाई है, और तो और उस एरिया में एक भी ब्लैक मैन ने आज तक दुकान तक नहीं खरीदी। लेकिन बर्नार्ड से थोड़ी देर बात करने के बाद
जो समझ गया कि ये कोई डिल्यूजनल आदमी नहीं है, बल्कि ये हर बात सोच समझ के कह रहा है। बर्नार्ड का कहना ये था कि अगर हम बिल्डिंग के ओनर बन जाए तो हमें लोन भी आराम से मिलेगा और फिर रियल एस्टेट का हमारा बिजनेस पहले से भी काफ़ी स्मूथ चलेगा। सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये वाइट लोगों से डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें चाहिए एक वाइट बॉय, जो कि बर्नार्ड के पास पहले से था, मैट एक ईमानदार लड़का है और एम्बिशियस भी, बस थोड़े एक्सपीरियंस की कमी है। इसलिए बर्नार्ड और जो ने उसे ट्रेन किया, उसे हाई क्लास मैनर्स सिखाए, मैथ को दिमाग में कैसे सोचते हैं ये भी सिखाया, और रियल एस्टेट के बारे में भी। जल्दी मैट गोल्फ खेलना भी सीख गया। मीटिंग से पहले बर्नार्ड ने उसकी काफ़ी मदद की, जिसके चलते इन्हें बढ़िया डील मिल गई। बर्नार्ड को फाइनली वो बिल्डिंग मिल गई, वो भी $1.6 मिलियन में, जबकि इनिशियल वैल्यू 2.4 मिलियन थी। इस बिल्डिंग में टोटल 4 बैंक थे और अब सबके प्रेसिडेंट बर्नार्ड के वहाँ पहुँचते ही उससे हाथ मिलाने आने लगे। जो मैनेजर बर्नार्ड को चौकस लुगाई बन के दिखा रहा था, वो भी अब शौक में था। एकदम से वक्त और जज्बात बदल गए। कालिया रॉक्ड, गोरिया शॉक्ड। बैंक का कंट्रोल हाथ में आते ही इनका बिजनेस बूम करने लगा। उन्होंने अपने ही दम पर जो एरिया ब्लैक और वाइट में बटे हुए थे, उन्हें खरीद के एक कर दिया। कुछ सालों बाद 1963 में बर्नार्ड अपनी फैमिली को अपने होम टाउन ले जाता है, जहां उसका पिता उसकी अचीवमेंट से बेहद खुश था। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ टेक्सास की सड़कों पर घूम रहा था, तभी उसने एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के को देखा, जो ठीक उसी बैंक के बाहर जूते चमका रहा था जहां बर्नार्ड बूट पॉलिश करता था। उसे ये जान के बड़ा बुरा लगा कि बच्चा सिर्फ गोरों के जूते चमकाता है। बर्नार्ड को लगा कि उसे अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने टेक्सास के बैंक को खरीदने का आइडिया जो को बताया। जो को आइडिया सही नहीं लगा, क्योंकि रेसिज्म टेक्सास के अंदर पीक पर था। फिर भी उसने बर्नार्ड का साथ दिया और मिशन कंप्लीट करने के लिए अपने बंदे मैट को यहाँ पर बुलवा लिया। ये डील बैंक ओनर फ्लोरेंस और उसके बेटे फ्लोरेंस जूनियर से होनी थी। फ्लोरेंस जूनियर को इस डील पे डाउट था, लेकिन बाप के सामने किसकी चलती है। अब टेक्सास का मेनलैंड बैंक इनके हाथ में आ गया। बर्नार्ड ने ध्यान रखा कि ब्लैक कम्युनिटी को अच्छी जगह रहने और काम करने के लिए लोन मिलते रहे, जिससे ब्लैक कम्युनिटी ग्रो कर सके। वो अपना काम करता रहा और सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फ्लोरेंस जूनियर को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने पता लगा लिया कि मैट असली ओनर नहीं, बल्कि असली ओनर तो ब्लैक लोग हैं, तभी ये ज़्यादातर लोन्स ब्लैक कम्युनिटी को दे रहे हैं। फ्लोरेंस ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगले महीने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन लोन्स की जांच करेगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि नया बैंक लेके मेनलैंड बैंक के सभी खराब लोन्स को उधर ट्रांसफर कर दे। इस नए बैंक को मैट ही संभालना चाहता था और इन्होंने अलाउ भी कर दिया। फिर मैट ने लॉयर की एडवाइस पर ज़्यादातर लोन्स को अप्रूव कर दिया। वो नहीं जानता था कि लॉयर को फ्लोरेंस ने अपॉइंट किया है और अब ये सब फंसने वाले हैं। जल्दी एफबीआई ने बर्नार्ड और जो को गिरफ्तार कर लिया। कुछ टाइम बाद ये दोनों अपने लॉयर से मिलते हैं, जिसने उन्हें बताया कि उनका केस रेशियल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। इसी बीच मैट सेनेटर से मिलता है। सेनेटर ने उसे बताया कि अगर वो अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। रात को मैट किसी को फ़ोन करता है। मैट ने कोर्ट में सेनेटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही दे दी। इसके बाद बर्नार्ड भी सेनेटर से मिलता है। सेनेटर ने उसे भी 2 चॉइस दी, या तो मैट की गवाही को कबूल करके इम्यूनिटी ले लो, या फिर ऐसा ना करके जेल जाओ। अब आखिर में बर्नार्ड ने वो सब कहा जो उसके दिल में था रेसिज्म को लेके। उसकी स्पीच से सब लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन कानून तो अंधा ही है और शायद बहरा भी, इसलिए इसे और जो को जेल में डाल दिया गया और इनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर लिया गया। कुछ सालों बाद जब ये जेल से निकले तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। दरअसल इनके पास अभी भी बड़े बड़े मैंशंस थे, वो भी बहामास में। उस रात मैट ने बर्नार्ड को ही फ़ोन किया था और उसे ये सब करने के लिए कहा था।
इनकी प्रॉपर्टी को इधर से उधर करने का काम भी मैट ने किया था। तो भाई साहब दिमाग हो तो कोयला भी हीरा बन सकता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों नया चैनल बनाया है कतई ऑफिशियल अपने नाम से ही, जो मैं पिछले 2 साल से बनाना चाहता था। वहाँ पे आप लोगों को एकदम हाई लेवल डॉक्यूमेंट्री और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट दिखाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।